हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मैं दीक्षा यादव आज आपके लिए केमिस्ट्री की वीडियो नंबर 28 लेकर के आई है, जिसमें आज हम आपको रासायनिक संयोग के जो दो नियम बचे हुए थे उनके बारे में जानकारी देने वाले हैं, जो कि गुणित अनुपात का नियम और गैर-लूस्के का नियम है। ये दोनों ही नियम BSc नर्सिंग, CP नेट एग्जाम, BHU, GSBM, पैरामेडिकल एग्जाम 2021 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अंत तक देखना, क्योंकि आज आप सभी लोग इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और यदि आपको इन सभी वीडियो की PDF भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ग्लोबल साइंस IQ, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज के टॉपिक को। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो हमने आपको वीडियो नंबर 27 में एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था उसका आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन था कि दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो देखो दूध को दही में परिवर्तित करने की क्रिया किण्वन कहलाती है, जिसे कहा जाता है फेरमेंटेशन। इसका आंसर आलोक कुमार, अर्जुन वर्मा, आकांक्षा पाल, इन तीनों लोगों ने बहुत ही अच्छे से और सही आंसर दिया। थैंक यू। आप ऐसे ही कोशिश करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, जिससे कि ये जो चैनल है वो और जल्दी से ग्रो करे। ठीक है, तो फिर देखते हैं आज के टॉपिक को। लिखा हुआ है गुणित अनुपात का नियम। देखो ये रासायनिक संयोग का थर्ड नियम है। इससे पहले जो दो नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, इसके बारे में जानकारी हम वीडियो नंबर 27 में दे चुके हैं। ठीक है, आज हम थर्ड नियम लेकर के आए हैं, जो है गुणित अनुपात का नियम। तो देखो इस नियम का प्रतिपादन 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गुणित अनुपात का नियम कब और किसने दिया। तो देखो गुणित अनुपात का नियम 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन द्वारा दिया गया। बात करते हैं ये नियम है क्या। तो देखो इस नियम के अनुसार जब दो तत्व परस्पर संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। देखो हम छोटे छोटे पॉइंट को पकड़ के बिल्कुल डिस्कस करके चलेंगे। जैसे कि यहाँ कह रहा है कि दो तत्व परस्पर संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। हम सबसे पहले कोई दो एलिमेंट लेंगे, जैसे कि हम ले लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि दो तत्व की बात कर रहा है और कह रहा है कि जब दो तत्व परस्पर संयोग करते हैं तो वो दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करेगा तो ये दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण कर सकता है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल का भी निर्माण होता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से हाइड्रोजन परऑक्साइड का भी निर्माण होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि जब उनमें एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान जो अन्य तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, पूर्ण द्रव्यमान की बात कर रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यौगिक में जो एलिमेंट रखे गए हैं उनकी द्रव्यमान संख्या को ज्ञात करेंगे। यदि जल में हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या की बात की जाए तो 2 निकल के आएगी, क्योंकि द्रव्यमान संख्या हाइड्रोजन की कितनी होती है 1, और हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 अणु हैं तो हमारी 2 हो जाएगा। ठीक है, जबकि बात की जाए ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या होती है 16। मीन्स हमारे जल का जो रेशियो निकल के आएगा, जो मोल निकल के आएंगे वो 2:16 होंगे। मीन्स 2:16 निकल के आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात की जाए तो इसमें हाइड्रोजन के मोल को देखा जाए तो यहाँ पर 2 मोल हैं, मीन्स 2 अणु हैं। इसकी बात की जाए द्रव्यमान की तो 2 निकल के आएंगे। यदि ऑक्सीजन की बात की जाए, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 परमाणु हैं, 2 अणु हैं, तो यदि ऑक्सीजन के 2 परमाणु के द्रव्यमान संख्या की बात की जाए तो निकल के आएगा 32। ठीक है, अब आप एक चीज को बहुत ही आसानी से पकड़ रहे होंगे, यदि जल और हाइड्रोजन परऑक्साइड दोनों में यदि हाइड्रोजन के द्रव्यमान को देखा जाए तो दोनों के कैसे हैं, सेम। मीन्स इसमें
इसमें भी 2 हैं और इसमें भी 2 ही हैं हाइड्रोजन का द्रव्यमान। जबकि ऑक्सीजन की बात की जाए तो इसमें 16 है और इसमें कितना है 32। पॉइंट भी कह रहा है कि उनमें से एक तत्व का विभिन्न द्रव्यमान, मीन्स एक तत्व का विभिन्न द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इन दोनों में ऑक्सीजन का द्रव्यमान देखा जाए तो अलग अलग है, भिन्न है। जबकि एक तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से सहयोग करता है, मीन्स एक तत्व का तो निश्चित द्रव्यमान होगा, लेकिन जो दूसरा तत्व होगा उसका विभिन्न द्रव्यमान होगा, से सहयोग करके परस्पर एक सरल गुणित अनुपात में होते हैं। यदि इन दोनों हाइड्रोजन को देखा जाए तो जल में भी और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी दोनों के जो द्रव्यमान है वो बराबर हैं, 2 हैं। जबकि ऑक्सीजन की बात की जाए तो दोनों के अलग अलग हैं, 16 है तो दूसरे में 32 है। यदि हम इसको और इसी तरीके से लिखना चाहें तो 1:2 लिख सकते हैं। ये हमारा जो है वो एक सरल गुणित अनुपात में है, इसे ही कहा जाता है गुणित अनुपात का नियम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, हम आपको फिर से समझा देंगे, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम एक उदाहरण भी लेकर के आए, वही उदाहरण है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर के जल का निर्माण किया जाता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण किया जाता है। इन दोनों में हाइड्रोजन की बात की जाए तो 2 ग्राम है, जबकि ऑक्सीजन एक में 16 ग्राम तो दूसरे में 32 ग्राम लिया गया है और यहाँ पर जल 18 ग्राम और हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 34 ग्राम मोल प्राप्त होते हैं। लेकिन दोनों में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो अलग अलग है, इसमें 16 रेशियो हमारा 32 मीन्स 1:2 निकल के आएगा, जो कि एक सरल गुणित अनुपात के रूप में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं आगे पॉइंट पर। आगे 4th नियम है गैर-लूस्के का नियम। ये इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत ही अच्छे से देखना, क्योंकि इसमें थोड़े भी कंफ्यूज हो गए तो आपका क्वेश्चन है वो एग्जाम में गलत हो सकता है, ठीक है। ये चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम विचार कर रहे हैं कि आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मीन्स जो आपकी कार्बनिक रसायन है, अभी तो ये चैप्टर थोड़े दिनों और चलेगा, अभी इसके कुछ पार्ट जो हैं वो बाकी हैं। जैसे ही पार्ट होगा मॉक टेस्ट लिया जाएगा, मॉक टेस्ट के बाद हम विचार कर रहे हैं कि आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मीन्स जो आपकी कार्बनिक रसायन है, उसको शुरू कर दिया जाए। तो इस बात पर कौन कौन सी में वो मतलब आप लोगों को चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या नहीं चाहिए, आप लोग इसके लिए तैयार हो या नहीं हो, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम भी आपके कमेंट का इंतजार करेंगे और इस चैप्टर को जैसे ही हम फिनिश करेंगे वैसे ही हम मॉक टेस्ट के बाद आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो शुरू कर देंगे, ठीक है। तो कौन इस बात से सहमत है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। या फिर कोई दूसरा चैप्टर है आपकी इच्छा हो तो आप दूसरा भी बता सकते हैं, उसे ही ले लेंगे। लेकिन आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो तो मेरा भी मन जो है वो कम लगता है। यदि आप शेयर करोगे, इस चैनल को आप ग्रो करवाओगे तो हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर के आते रहेंगे, ठीक है। ना तो हम एक दिन गैप करके आपके लिए वीडियो लाएंगे, क्योंकि हम 4-5 घंटे जब तैयारी करते हैं तब आपके लिए एक कंटेंट की वीडियो बना के ला पाते हैं, ठीक है। तो शेयर करोगे मेरा भी अच्छे से मन लगेगा, हम अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर के आएंगे। तो उससे पहले आपको बस यही काम करना पड़ेगा कि इस चैनल को या फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। बात करेंगे 4th नियम की। लिखा हुआ है गैर-लूस्के का नियम। देखो इस नियम को गैर-लूस्के नामक वैज्ञानिक ने सन 1808 ईस्वी में दिया था, ठीक है। गैर-लूस्के की नियम की बात की जाए तो ये नियम 1808 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया था गैर-लूस्के नामक वैज्ञानिक के द्वारा। बात करेंगे ये नियम होता क्या है। तो देखो इस नियम के अनुसार समान ताप एवं दाब पर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली अवकारक गैसों तथा बनने वाली उत्पाद गैसों का जो आयतन होता है वो अनुपात पूर्ण संख्या का सरल अनुपात होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इस नियम के अनुसार जो ताप है और दाब है वो समान प्रकार का होगा, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पूछा जा सकता है कि रासायनिक सहयोग के ऐसा कौन सा नियम है
जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर जो है, ताप और दाब जो है वो समान लिया जाता है। तो गैलुस्के के नियम में समान ताप एवं दाब पर ये अभिक्रियाएं संपन्न होंगी। में भाग लेने वाली जो अवकारक गैस होंगी, सबसे मेन पॉइंट तो ये आपको याद रखना होगा, गैलुस्के के नियम को गैसीय आयतन का नियम भी कहा जाता है। ये पॉइंट नोट डाउन जरूर करें कि गैलुस्के का नियम जो है उसे गैसीय आयतन का नियम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें अवकारक और उत्पाद, कहने का मतलब है कोई भी यहाँ पर रिएक्शन संतुलित होगी, उसमें जो अवकारक होंगे और उनसे बनने वाले जो उत्पाद होंगे वो दोनों ही गैसीय रूप में होंगे। ठीक है, हम अवकारक भी गैस में लेंगे तो हमें बनके तैयार जो उत्पाद होगा वो भी गैस ही अवस्था में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाली अवकारक गैस तथा बनने वाले गैसों का जो आयतन अनुपात होता है वो पूर्ण संख्या का एक सरल अनुपात होता है। जैसे कि बात की जाए हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, दोनों ही हमारी गैस है, इनकी क्रिया कराई जाए तो हमें 2 मोल प्राप्त होते हैं किसके? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, जो कि गैस अवस्था में। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करना। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन के कितने मोल लिए? 1 मोल लिया। हाइड्रोजन का हमने यहाँ पर कितना मोल लिया? 1 मोल लिया। और ऑक्सीजन के 1 मोल से हमने क्रिया करा दी तो हमें जो HCl के 2 मोल बन के प्राप्त हो गए। मीन्स 1 मोल हाइड्रोजन गैस की क्रिया जब हम 1 मोल क्लोरीन के साथ कराएंगे तो हमें 2 मोल किसके प्राप्त हो जाएंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के। यदि कोई आपसे पूछ ले कि हमें 4 मोल HCl के चाहिए तो देखो क्या करना पड़ेगा, फिर आपको 2 मोल हाइड्रोजन की क्रिया 2 मोल क्लोरीन के साथ करानी पड़ेगी, तब आपको जाकर के 4 मोल HCl के प्राप्त होंगे। ठीक है, ये प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया। गैलुस्के नामक वैज्ञानिक ने ये प्रयोग द्वारा सही सिद्ध किया कि जब 1 मोल हाइड्रोजन की क्रिया 1 मोल क्लोरीन के साथ कराई जाती है तब 2 मोल हमें किसके प्राप्त होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के। ये समान ताप एवं दाब पर रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है। लेकिन यदि बात की जाए इसमें अनुपात की तो यहाँ पर 1:1:2 निकल के आएगा। मीन्स 1:1:2 के अनुपात में है। ये आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का, क्लोरीन का, और ये है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ठीक है, और ये जो हमारा अनुपात निकल कर आया वो कैसा? एक पूर्ण संख्या में और एक सरल अनुपात है। इसे ही कहा जाता है गैलुस्के का नियम। ठीक है, और यह जो नियम है वो केवल गैसीय अभिक्रियाओं पर लागू होता है, अन्य किसी पर, ना ही लिक्विड पर होगा ना ही सॉलिड स्टेट पर होगा। ये किस पर होगा? गैसीय स्टेट पर। मीन्स ठोस द्रव्य में नहीं होगा। ये ओनली ये गैसीय जो हमारे एलिमेंट होते हैं उन पर ही ये नियम लागू होगा। ठीक है, और उससे पहले आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क में रख रहे हैं जिसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि KMnO4 अणु में पोटेशियम, ये जो हमारी मैंगनीज है, और ऑक्सीजन की क्रमशः आपको ऑक्सीकरण अवस्था बतानी होगी। क्रमशः पहले आप पोटेशियम की लिखोगे, उसके बाद आप मैंगनीज की, उसके बाद ऑक्सीजन की। ठीक है, ये जो आपका KMnO4 है इसमें आपको तीनों की निकाल के बतानी होगी ऑक्सीकरण संख्या। यदि क्रम से होगी तो आपका आंसर सही माना जाएगा, यदि आपकी इधर से उधर होगी तो आपका आंसर जो है वो गलत माना जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा। जो बच्चे इसका सही और अच्छे से आंसर देंगे उनका नाम हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के भी आएंगे। ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। तो फिर ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।